राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उड़ीसा दौरा। एनआईटी राउरकेला के दीक्षांत समारोह में छात्रों को किया संबोधित। कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को शिक्षा का केंद्र बनाना, महिलाओं को तकनीकी शिक्षा में मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पत्र पर सियासी घमासान हुआ तेज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफे को लेकर भाजपा का राज्य भर में प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार का गंभीर है मामला, महाराष्ट्र सरकार को देना होगा जवाब। बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने के लक्ष्य के साथ कल से शुरू होगा कैच द रेन का महाअभियान। सोमवार को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इस अभियान की शुरुआत। केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच ऐतिहासिक समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। भारत में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज देकर विशिष्ट उपलब्धि की हासिल। एक दिन के भीतर 25 लाख से अधिक वैक्सीन की दी गई खुराक। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लगा संडे लॉकडाउन। मुंबई में कल से भीड़ वाले स्थानों पर होंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर दिया जोर। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किया अपने नाम। दीपक कुमार, पंकज कुमार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की भारतीय टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता रजत पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को आज संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने असम में कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के काल में असम में शांति और स्थिरता दोनों आई हैं। एनडीए के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्थ्य के साथ नई बुलंदियां छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं। पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में सवाल था कि दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या, आएगी या नहीं आएगी। एनडीए के सेवा काल में आज असम में शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस झूठे वायदे करने की और झूठे घोषणा पत्र बनाने की उसको आदत पड़ गई है। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी,
कांग्रेस मतलब बम, बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी। कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने गैंडों का शिकार करने वालों को जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हम जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ असम के लोगों के लिए सुविधाओं पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 5 वर्षों में असम के वन्य क्षेत्र में वृद्धि पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान, यहां राइनो को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरोहों से कैसे बचाया जाएगा। मुझे बताइए, राइनो को बचाना ये सवाल था कि नहीं था? हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई? यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनो के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार, असम में दूसरी बार एनडीए सरकार, असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए की सरकार ने असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में ढांचागत विकास को बेहतर काम करके दिखाया है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है। हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए, ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं, भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग एक और बहुत बड़ी ताकत है। बीते 6 वर्षों में तेल और गैस के सेक्टर में असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत की आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनाव को गति देने के लिए बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बांकुड़ा में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बांकुड़ा के भाजपा सांसद सुभाष सरकार से खास बातचीत की।
प्रधानमंत्री की बांकुड़ा में रैली होने वाली है, एक पब्लिक मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए जोर शोर से यहां तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष सरकार जी हैं, जो बांकुड़ा से प्रतिनिधित्व करते हैं। रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं? अब तो देखते हैं, आज भी सारे लोगों को इतने उत्साह हो, हमारे यहाँ सारे जनता भी आ रहे हैं और हर जगह में आसपास गांव में ऐसा दिख रहा है शायद घर में कोई भी नहीं रहेगा, सब प्रधानमंत्री की जनसभा में आ जाएगा। पिछली बार की अगर बात करें, 2016 की बात करें, तो भाजपा मात्र 3 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि लड़ाई देखिए 2016 में आप जो बताते हैं, उस समय स्थिति, समाज की स्थिति एक था और धीरे धीरे बदल रहे हैं। 2019 में देखिए हम 18 संसदीय क्षेत्र में जीत गए। ममता बनर्जी जी बोल रही है कि इनके पास सीएम का कोई फेस नहीं है। अरे देखिए, हमारे पास सीएम फेस होने के लिए बहुत सारे हैं भाजपा में, तो ये पार्टी जो तय करेंगे वही होगा। हमारे कोई एक नेता के कारण हमारे दल नहीं चलते हैं, हम नेता तैयार करते हैं। हमारे हर समय बहुत सारे नेता हैं, तो इसी से किसी को चुना लेंगे। तो ये थे सांसद सुभाष सरकार, जिनका कहना है कि जब विधायक चुन के आएंगे तो वही नेता चुनेंगे और वही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। कैमरामैन सुकांत सिटी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बांकुड़ा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा के नेता अमित शाह आज राज्य के दौरे पर हैं। अमित शाह ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक चुनावी रैली को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम यहां ऐसी सरकार लाएंगे जिसके रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टिकरण और घुसपैठ हो रही है, उसको भी रोकने का काम भाजपा की सरकार करेगी। मित्रों, 67 से बंगाल ने ऐसा किया, 67 से कि यहां पर एक पार्टी की सरकार, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार मौका है, केंद्र में तो मोदी जी है ही, यहां पर कमल की सरकार ला दो। ये डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का भला करेगी। मित्रों, बंगाल का भला करेगी। अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता रहा है। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। तृणमूल के गुंडे न समझे कि वो बच गए हैं। 2 मई को ये सरकार जाएगी और हमारे कार्यकर्ता को मारने वाले को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। अमित शाह आज शाम कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आज चुनावी रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जनता के सामने अपनी बात रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल गणेशी लाल, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को सफलता और सामाजिक दबाव की पारंपरिक धारणाओं के दबाव में खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। advise you to never judge your success only in terms of material gains. You don't have to limit yourself by the pressures of conventional notions of success and societal pressures. You need to figure out what you really want to do in your life. Choose to do what gives you satisfaction and meaningfulness. Do what takes you closer to your aspirations. Do what makes your families proud of you. राष्ट्रपति ने कहा कि वे कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ही विश्वविद्यालयों के सामाजिक दायित्व की वकालत करते रहे हैं। राष्ट्रपति ने उन्नत भारत अभियान के तहत एनआईटी राउरकेला द्वारा 5 गांवों को गोद लेने पर खुशी जाहिर की है। A university and institution must contribute towards empowering the community in its surroundings. I have been advocating for universities' social responsibility.
in the line with corporate social responsibility. I am happy to note that NIT Rourkela has adopted 5 villages as part of Unnat Bharat Abhiyan. राष्ट्रपति ने देश की महिलाओं को तकनीकी शिक्षा में मजबूत किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। Most of the convocations I attend across the country, I notice that our girls are outshining our voice and winning more gold medals in liberal arts, humanities, medical sciences, law and several other areas. This is indeed a heartening trend and reflects the potential of our daughters. However, it has been observed that the enrollment of women in technical and scientific disciplines is low. According to a recent survey, enrollment of women in engineering and technical institutes across India is only about 20%. Our girls should be encouraged to pursue technical education and excel in the same manner as they do in other areas. पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रदेश भर में भाजपा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार का ये गंभीर मामला है, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी कहना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये छोटा विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं मीडिया के लोगों से विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय की गंभीरता को समझा जाए। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सचिन वाजे की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा है कि सचिन वाजे की नियुक्ति किसके दबाव में की गई थी। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही कर दो। ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। द बीजेपी वुड लाइक टू डिमांड एन ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगे आरोप गंभीर है। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच करने का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास है। It is the prerogative of the Chief Minister to take appropriate decision, and CM has full authority to take decision regarding allegations, inquiry about these allegations. There has to be in-depth inquiry. Inquiry should be made by such officer or such a person who enjoy full respect in the police administration and at public at large. सचिन वाजे की नियुक्ति पर जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा है कि उनकी नियुक्ति राज्य के गृह मंत्री ने नहीं की बल्कि पुलिस कमिश्नर ने की थी। Who is Vaje? After getting information, I was told he was police sub-inspector. He was suspended about 16 years back, and
recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself, and he was reinstated, and immediately he was given very important sensitive assignment. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की बातें हैरान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और इस पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सचिन वाजे को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर महाराष्ट्र सरकार को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि वो आधा सच बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि जिस तरह सचिन वाजे को सबसे महत्वपूर्ण जगह और केस दिए गए हैं, ये सब मुख्यमंत्री के निर्देश के बिना नहीं हो सकता है। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसीलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी। नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई। सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया, उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए। बिना आशीर्वाद के ये चीजें नहीं हो सकती। और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो अभी तक शरद पवार की बात सामने आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, शिवसेना की ओर से कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, जबकि पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्य को चलाने की उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल, हालांकि अगर बात करें सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्व मुंबई के जो कमिश्नर है उनके लेटर से शासन और प्रशासन दोनों में हड़कंप मचा हुआ है। और हम देख रहे हैं कल से बयान चाहे वो फिर विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से आए हैं। अभी अगर आज देखा जाए तो एनसीपी के नेता प्रमुख शरद पवार ने ये बात साफ कर दी कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो काफी गंभीर एलिगेशंस है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर अगर कोई फैसला लेना होगा तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है वही फैसला लेंगे। हालांकि इस बारे में उनसे बातचीत भी चल रही शुरू है इस वक्त। उन्होंने ये भी कहा कि जो एनसीपी के नेता है उनसे भी शरद पवार की बातचीत चलेगी, लेकिन जो फैसला लेना होगा वो फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन इस पर विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए। हमने देखा किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये कहा कि किस प्रकार से शरद पवार अपने सरकार को बचा रह चुके हैं। सरकार अगर देखा जाए तो उन्हीं के छत्रछाया में बनी थी, वो कहीं ना कहीं प्रमुख शिल्पकार है इस पूरे सरकार के। और सरकार में अगर इस प्रकार की बातें उठती है तो जाहिर सी बात है शरद पवार को डिफेंड करनी होगी। लेकिन डिफेंड करते वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई सारे ऐसे सवाल है जो अभी
अनआंसर्ड है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी यानी शिवसेना की तरफ से भी और बात करें एनसीपी की तरफ से भी। लेकिन उस दौरान आज अगर देखा जाए तो एक बड़ा खुलासा यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। हालांकि हम बात अब तक लेटर बॉम्ब की कर रहे थे, वो लेटर जो कि परमबीर सिंह ने लिखा था, लेकिन आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने और एक बात का जिक्र किया, वो ये है कि इससे पहले जो डीजी थे महाराष्ट्र के सुबोध जायसवाल, उन्होंने भी इसी प्रकार से एक लेटर लिखा था। जिस लेटर का उन्होंने उल्लेख किया, उस लेटर में उन्होंने लिखा गया था कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के पुलिस अगर देखा जाए तो पोस्टिंग्स के लिए किस प्रकार से यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, ये कहीं ना कहीं खुलासा उस लेटर में था। और इसकी सारी जानकारी सुबोध जायसवाल ने इकट्ठा की थी और उनको, हालांकि अगर देखा जाए जो इंटेलिजेंस यूनिट की कमिश्नर थी रश्मि जी, उन्होंने भी हालांकि ये पूरी जानकारी इकट्ठा की थी और इसका लेटर उन्होंने तत्कालीन एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिया था और इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट दायर की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग इनमें इन्वॉल्व है उन पे सर्वेलेंस डाल दिया जाए। हालांकि इसका अगर देखा जाए सर्वेलेंस पे उनको रखा गया था और सर्वेलेंस के बाद उनको कई सारी जानकारी प्राप्त हुई थी। उस जानकारी के आधार पर जो तत्कालीन महाराष्ट्र के जो डीजी थे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ऑफिस ने, उन्होंने ये भी आगे कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय को दी थी। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे अफसर हैं जिनको वो पोस्टिंग, जो मनचाही पोस्टिंग चाहिए थी, वो पोस्टिंग मिल गई और इसके चलते अगर देखा जाए सुबोध जायसवाल जो है उनको ये बात पता चली। हालांकि उन्होंने इस बारे में कार्रवाई करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनसे हालांकि इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए वो सेंट्रल डेपुटेशन पे दिल्ली चले गए। ये महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो खुलासा आज देवेंद्र फडणवीस ने किया हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे थे परमबीर सिंह के लेटर की, किस प्रकार से उन्होंने इस लेटर में मेंशन किया हुआ कि गृह मंत्री जो है पैसे की मांग उनके ऑफिसर से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कई बार अगर देखा जाए तो एक लाइन होती है, सीनियर ऑफिसर होते हैं उनसे मुलाकात न करते हुए जूनियर ऑफिसर से गृह मंत्री बात कर रहे हैं और तकरीबन ये पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे खुलासे कल हुए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने किया है, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर देता है कि अगर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को थी, अगर इसकी जानकारी गृह मंत्री कार्यालय को इससे पहले थी, तो दोनों कार्यालयों ने इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये भी बड़ा सवाल जो है आज देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर उठाया है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का सीधा निशाना अगर देखिए हम तो गृह मंत्रालय और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय है। उन्होंने कहा कि इनएक्टिव है, जो एक्शंस लेने चाहिए थे वो एक्शंस उन्होंने नहीं लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि हम बात कर रहे हैं परमबीर सिंह के लेटर की, देवेंद्र फडणवीस ने ये बात पहले भी स्पष्ट कर दी थी कि इसके बारे में जो जानकारी है, इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है कोई केंद्रीय एजेंसी करे। चूंकि उन्होंने ये कहा कि इस मौजूदा सरकार को केंद्रीय एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए कहीं ना कहीं एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जाए, मतलब कोर्ट का हस्तक्षेप हो, उसके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूरी निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये उनकी सबसे पहली मांग थी। ये भी हालांकि उन्होंने सामने रखी इस बारे में, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से यानी शिवसेना से या फिर एनसीपी से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कोई दूसरी ओर अगर देखें महाराष्ट्र में राजनीति, मैंने कहा जिस प्रकार से शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, अगर हम शासन की बात करें तो शासन स्तर पर भी बात करें विरोधी पक्ष की, तो विरोधी पक्ष ने आज पूरे महाराष्ट्र में कई जगह आंदोलन किए। नागपुर, पुणे, मुंबई जैसे इलाकों में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जो है सीधे तौर पर अगर देखा जाए सरकार से गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आरोप उन पे लगे हैं, ये आरोप सबसे पहले उसके बारे में निष्पक्ष जांच की जाए और इसीलिए निष्पक्ष जांच करने के लिए गृह मंत्री इस वक्त अपने पोस्ट पर रहना शायद ये मुनासिब नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगी और इसीलिए जो है बीजेपी महाराष्ट्र ने अगर देखा जाए तो उनका निलंबन हो, उनको कहीं ना कहीं पद से हटाया जाए, उसके बाद ही पूरी जानकारी, उसके बाद ही पूरी इन्वेस्टिगेशन कैरी की जाए, इस प्रकार की मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर में बीजेपी इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। जी अरेंद्र। शिशिर, अगर देखा जाए तो शिवसेना की ओर से अभी तक कोई बयान आया नहीं। हालांकि संजय राउत ने आज सुबह एक ट्वीट में शेर को ट्वीट किया था और एक तरीके से बात की थी, नई राहों की जिक्र किया था। किस प्रकार की अंदर खाने सियासत चल रही है और अंदर खाने सूत्रों से किस प्रकार की आपको जानकारी मिल पा रही है कि सरकार महाराष्ट्र की आखिर अब अगला कदम क्या करेगी? क्या इंक्वायरी के लिए वो इस बारे में आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए शिवसेना की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान कल से नहीं आया, ना ही शिवसेना के किसी नेता ने इसके ऊपर आधिकारिक बयान किया है। हालांकि संजय राउत को हम सभी जानते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो संजय राउत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनका एक ट्वीट जरूर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। जिस प्रकार से पूरी घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से ये चीजें सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण करने की जरूरत जरूर है इस वक्त सभी जो सरकार की तीनों पार्टी है उनको। और इसीलिए अगर देखा जाए तो जहां पक्ष एक तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक है, लेकिन दूसरी तरफ
अगर देखा जाए फूक फूक कर कदम शिवसेना भी रख रही है और साथ साथ एनसीपी भी, हालांकि देखा जाए तो इस बारे में बात करती हुई बचती दिखाई दे रही है एनसीपी के कोई नेता, हालांकि सामने अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। आज शरद पवार ने कुछ बातें जरूर की, उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी के कुछ नेता उनसे मिलने के लिए दिल्ली भी आ सकते हैं, तकरीबन इन सभी नेताओं के साथ कल दिल्ली में उनकी मुलाकात हो और उसके ऊपर हालांकि जो मैसेज होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो भी जो है शिवसेना को कन्वे किया जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं शरद पवार ने बात स्पष्ट कर दी कि मुख्यमंत्री को इस बारे में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है और पूर्ण इन्वेस्टिगेशन के बाद मुख्यमंत्री इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट होता है गेंद अब कहीं ना कहीं शिवसेना के पाले में है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पाले में है। अब उनको जो है इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी होगी। शिशिर, ये जो सरकार महाअघाड़ी की सरकार है, इसमें 3 प्रमुख दल है, शिवसेना भी है, एनसीपी है, कांग्रेस भी है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से अधिकृत तौर पर क्या बात कही गई है? क्या वो अभी बयान ना देकर एक संभल कर इंतजार कर रही है कि आखिर स्थिति परिस्थिति कैसे आगे बढ़ती है, उसके बाद कोई रिएक्ट करेगी? क्या कुछ जानकारी अभी तक कांग्रेस के खेमे से? बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अगर हम बात करें दिल्ली के नेताओं की भी, तो कल ही हमने कुछ बयान कांग्रेस के नेताओं के सुने। राशिद अल्वी जी ने कहा कि जिस प्रकार से आरोप है, काफी गंभीर आरोप है और इस आरोप की जरूर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वही अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, मुंबई की बात करें, तो कांग्रेस के जो नेता है संजय निरुपम, उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जिस प्रकार से कांग्रेस और शिवसेना ने ये इल्जाम उनमें दोनों पार्टियों पर डाला है। जहां तक मुख्यमंत्री गृह मंत्री की बात करें, दोनों मंत्री पद जो है शिवसेना और एनसीपी के पास है, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेता दबे आवाज में जरूर कह रहे, दबे सुर में कह रहे। जैसे मैंने संजय निरुपम का नाम लिया, संजय निरुपम ने ये ट्वीट करके भी अपने ट्विटर में ये कहा था कि इस वक्त अगर देखा जाए तो लांछनास्पद कहीं ना कहीं बात है और कहीं ना कहीं शर्म करने वाली बात जरूर होगी। लेकिन दोनों पार्टियों को, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, इनको इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सुर कांग्रेस का भी है। जी शिशिर, इस पूरे मसले में एक बात साफ तौर पर निकल के आई है कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो बिल्कुल ये हवा हवाई तो नहीं होंगे। ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकार चल कैसे रही, और जो अगर आरोप सही है, अगर उसको माना जाए, तो अपने आप में ये उगाही वाली सरकार को लेकर ये अपने आप में जनता के बीच भी इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से आरोप हुए, बेहद गंभीर आरोप है। अगर इतिहास में देखें तो इस प्रकार के आरोप शायद महाराष्ट्र सरकार पर या फिर गृह मंत्री पे किसी पुलिस कमिश्नर ने नहीं किए, ऐसा भी कहना है बीजेपी का। उन्होंने कहा इतने सालों में बीजेपी सत्ता में हुई थी, लेकिन इस प्रकार की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी, उनका कहना है। लेकिन हालांकि अब जब इतने बड़े आरोप हुए हैं, वो भी एक डीजी लेवल रैंक के ऑफिसर के द्वारा ये आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे हुआ है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इन सभी आरोपों की सच्चाई क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। जिस प्रकार से इस वक्त सरकार जांच कर रही है, हालांकि एटीएस भी इस वक्त जांच कर रही है, एनआई जो सचिन वाजे जो एक केस है उसके बारे में जांच कर रही है। लेकिन राज ठाकरे जो कि एमएनएस प्रमुख है, आज उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने इशारे में कहा कि अगर ये बात, अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो कई सारे पटाखे जरूर फूटेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत से राज और हैं जो शायद एक तरीके से पर्दाफाश होंगे कि आखिर सच्चाई इसके पीछे क्या है। फिलहाल शुक्रिया शिशिर इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका मुंबई से इस खबर पर आप नजर बनाए रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। जो रहीन उत्तम प्रकृति वो का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजन। इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार और भांति भांति के लोग। किसी को सच बोलना पसंद है तो किसी के लिए धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं। सवाल यह है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या अगर किनारे पत्थर भरे हो तो नदी बहना छोड़ देती है, या कांटों के होने से गुलाब अपना वजूद खो देते हैं, महकना छोड़ देते हैं? नहीं, महकना हमारा फर्ज है, हंसना मुस्कुराना सच बोलना हमारा फर्ज है।
बिल्कुल सही कहा। और ऐसी ही तमाम मुस्कुराहटों को समेटे हुए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके चेहरों पर भी मुस्कान आ जाए। हमारे देश की कला और संस्कृति से सजा ये हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, जहां हम आपको देश भर में चल रही विविध कला की विविध रूपों से रूबरू कराते हैं। क्या कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो ऐसे तमाम कार्यक्रमों से आज भी आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रजनी सेन। शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि आत्मनिर्भरता का अमृत। रजनी, हम सब जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक को आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ होने के मौके पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। बिल्कुल शैला, और किसी ने कहा भी है कि आजाद सोच है, आजाद हर आवाज है, आजाद आसमान, आजाद हर परवाज है। आजादी की नेमत, आजादी की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं, और जिसके पास ये दौलत है उसे किसी और दौलत की जरूरत भी नहीं। हमारे पास ये दौलत है और इसीलिए हम इसे संवारना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं, ताकि नई पीढ़ी भी इसके बारे में जान सके, और इसलिए मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। साथ अगर हैं तो काफी हैं हम, निर्भर हैं खुद पे हम रखते हैं दम। साथ अगर हैं तो काफी हैं हम, निर्भर है खुद पे हम रखते हैं दम। छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। अपनी सांस्कृतिक और देश के सम्मान और अस्तित्व से जुड़ी धरोहर को सहेजना ही काफी नहीं है, बल्कि उस गौरव